नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम के पोलैंड दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम ने किया यूक्रेन का भी जिक्र। कहा, संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की प्रतीक्षा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई करा सकती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने भी किया तलब। आरजी के मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथ। भाजपा ने ममता बनर्जी से एक बार फिर मांगा इस्तीफा। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से मरीज बेहाल। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आईएमए ने बुलाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान। बालिका शिक्षा पर बोली राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा में बेटियों ने बनाया अपना खास स्थान। तेईस अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए देश तैयार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष में उपलब्धियों से देश ने जमाई अपनी धाक। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जरिए युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी खुलेंगे अवसर के नए द्वार। केरल के 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। त्रिपुरा में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। खोवई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर दी हालात की जानकारी। गृह मंत्री ने दिया पूरे सहयोग का आश्वासन। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। दोनों ही देशों में पीएम मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वार्सा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर की बलात्कार हत्या के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। आज भी बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम कोलकाता के आरजीकर अस्पताल पहुंची। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया था। अभी तक सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथों में है। सीआईएसएफ की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंच चुकी है। सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने कहा कि वो अपने काम के लिए यहां पहुंचे हैं, जिसे उनके उच्च अधिकारियों ने सौंपा है। For some job here, assignment. I am doing my job which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input you require, it will be given to you once we do our job. कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार मामले में सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष को हिरासत में लेकर सीबीआई पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल सीबीआई ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली के सफदरजंग के मरीज बेहाल हैं। खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भारी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली के एम्स के मरीज भी बेहाल हैं। खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भारी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। एम्स प्रशासन ने अपने रेजिडेंट डॉक्टरों से रोगियों की देखभाल के हित में काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वो तुरंत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करें ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। साथ ही भारत सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला है।
शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुकांत मजूमदार ने लिखा है कि दीदी द्वारा बनाए गए सबसे सुरक्षित शहर में एक और निर्भया का दुखद अंत होता है। हमला इतना क्रूर था कि पीड़ित की पहचान करना असंभव है। उसका निर्जीव शरीर आनंदपुर में बाईपास के पास एक झाड़ी में पाया गया, जिसे राहगीरों ने देखा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुकांत मजूमदार ने कहा कि फैसला दर्शाता है कि अदालत को राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। राज्य में एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। असम से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की पहली बार जम्मू कश्मीर यात्रा को लेकर भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कांग्रेस नेता को घेरा है। तरुण चुग ने कहा है कि शुक्र है कि चुनाव के कारण ही सही राहुल गांधी आज शांति, विकास और विश्वास की ओर अग्रसर होते हुए कश्मीर को देखने जा रहे हैं। चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35 पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। 70 साल आप तीन परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 70 साल आतंकवाद, अलगवाद, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म टैग दे दिया था। आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल का टैग उतारकर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश की समस्याओं की जड़ कांग्रेस है और आज की कांग्रेस कैंसर बन गई है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस को राहुल गांधी जैसा नेता मिल गया है जो महात्मा गांधी के भारत के आज़ाद होते ही कांग्रेस को खत्म करने वाले सपने को पूरा कर देंगे। इस देश की बीमारियों की जड़ कांग्रेस है और आज की कांग्रेस तो कैंसर बन चुकी है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस को मिल गए हैं जो बहुत जल्दी महात्मा गांधी का सपना पूरा कर देंगे। महात्मा गांधी का सपना था कि कांग्रेस को देश की आज़ादी के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के बदलापुर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ट्रेन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। रेल रोको प्रदर्शन में शामिल 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये मामले सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और दंगा फैलाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज किए हैं। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आईजी लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई होगी जो 3 महीने में अपना फैसला देगी। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर देर से दर्ज किए जाने के कारण 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने नई दिल्ली में CII समिट FX 2024 में हिस्सा लिया। समिट में संजय जाजू ने FX एंड बियॉन्ड शेपिंग इंडियाज
ABGC लैंडस्केप शीर्षक से CII ग्रांट थॉर्नटन ज्ञान रिपोर्ट जारी की। CII-GT की ये रिपोर्ट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। भारत में कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी ABGC XR क्षेत्र और उसके विकास की संभावनाओं को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करके इसकी पूर्ण क्षमता के साथ विकास की नीति और सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट एक प्रमुख रोजगार चालक के रूप में इस क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करती है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र में सालाना 1,60,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और 2030 तक कुल 20 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। The Honorable Prime Minister of our country has given a clarion call that our media and the entertainment industry should now become global. He talked about gaming, he talked about animating, and he talked about India's soft prowess, soft power to be spread across the world. And I think there is no other segment which can do that more effectively than the entertainment segment of which all of you are a part. रिपोर्ट के अनुसार ABGC XR सेक्टर तेजी से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में ABGC XR सेक्टर भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग का लगभग 20% हिस्सा है, जिसमें आगे विस्तार हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार एनिमेशन और BFX सेगमेंट के 2023 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2026 तक 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे इस अवधि के दौरान M&E उद्योग में इसकी हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 6% हो जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग, जिसका मूल्य 2.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, 2026 तक 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। M&E क्षेत्र में इसका योगदान 10% से बढ़कर 13% हो जाएगा। Scaling is the part that would make these things happen in a faster, more economical and productive manner. There has been, the national education policy has also brought in, and it also allows for these skill-based vocational education also to be part of the general education. It is in this regard that with the help of the Media Entertainment Sector Skill Council, that many universities, almost 60 of them, have specific courses regarding to the ABGC. EPFO से लगातार नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। EPFO ने पेरोल डेटा जारी किया है। डाटा के अनुसार जून 2024 के दौरान EPFO के साथ कुल 19,29,000 सदस्य जुड़े हैं। नए सदस्यों में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। साथ ही बड़ी संख्या में पहली बार नौकरी करने वाले लोग इसमें शामिल हुए हैं। इनमें से 10,25,000 नए सदस्य हैं। सालाना आधार पर जून 2023 के मुकाबले EPFO सदस्यों के आंकड़ों में 7.86% बढ़ोतरी हुई है। EPFO ने बताया कि रोजगार के अवसरों में उछाल, कर्मचारी बेनिफिट के लाभ और EPFO की योजनाओं के बारे में जागरूकता के चलते ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पेरोल से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा में सबसे अधिक संख्या में वृद्धि है। महाराष्ट्र सभी राज्यों में जून महीने के दौरान कुल 21.09% आगे है। कर्नाटक के कांग्रेस MLC इवान डिसूजा के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर विवादित बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इवान डिसूजा ने कहा कि यदि राज्यपाल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुदा घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें उसी तरह राज्य छोड़ना होगा जैसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा था। बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुदा जमीन आवंटन मामले में CM के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक एक्टिविस्ट ने राज्यपाल से आग्रह किया था। RTI कार्यकर्ता की ओर से दायर शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने CM सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 2023 में डिग्री पूरी करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलावा समारोह में 2 मेधावी छात्रों को राज्यपाल कुलाधिपति स्वर्ण और मुख्यमंत्री स्वर्ण प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। भारत ने पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया। इस घोषणा के बाद 23 अगस्त 2024 को देश पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही आने वाले समय में इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। India made history by landing one of its missions and becoming for the first in the world to have landed on the south pole of moon, the Chandrayaan 3. And it's not only a day of celebration, it's also a day of reflection and retrospection, and also of a roadmap charting for the future. So we have also tried to formulate the program accordingly, given it an academic outlook with a futuristic vision. Successful landing of Chandrayaan is not only the interest in space which has generated all across the country. Suddenly there's a huge amount of interest in science, technology, innovation, startup across the sectors. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो पहल के तहत मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पिछले 1 दशक में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और आयुर्वेद के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज तुगलकाबाद से एरो सिटी कॉरिडोर पर दिल्ली मेट्रो के लिए छतरपुर मंदिर TBS साइट पर टनल बोरिंग मशीन ब्रेक थ्रू का अनावरण किया। एनसीसी कैडेटों का एक दल हिमालयन गढ़वाल की अभिगमित चोटी को फतह करने जा रहा है। 18 छात्र और 16 छात्रा कैडेटों के एक दल को एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनसीसी की इस पर्वतारोहण यात्रा पर एनसीसी महानिदेशक और कैडेटों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कैडेटों का एक दल माउंट अभिगमीन को सबमिट करने जा रहा है। सर, किस तरह का ये आपकी पर्वतारोहण यात्रा है? ये हमारी पीक 7000 मीटर से ऊंची है और कैडेट ट्रेंड है और हमने कैडेट्स को सिलेक्ट किया है और ये एक तरह से हमारी प्री एवरेस्ट के लिए एक पीक है, जहाँ की इसके अंदर से हम अपनी एवरेस्ट टीम को भी चुनेंगे और जाने से पहले हम कैडेट्स को ट्रेन करेंगे, इक्विप करेंगे और उसके बाद में कैडेट्स इस पीक के ऊपर फतेह हासिल करेंगे। कितना बुलंद है आपका हौसला? हौसला तो पहले से बहुत बुलंद था सर, जब से हम एनसीसी में आए हैं। तो अब हम प्री एवरेस्ट माउंट अभिगमीन जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया है हमारा हौसला। आप क्या कहेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है आपको? Sir, training comprises of endurance, strength, and we are selected
बाय वेरियस क्राइटेरियाज। 17 लाख में से हम 34 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात लग रही है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। गर्ल्स हैं तो कितना हौसला बुलंद है? सर गर्ल्स हैं तो और ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि बहुत कम चांसेस मिलते हैं गर्ल्स को ये ऐसे एक्सपीडिशंस करने के। आप क्या कहेंगे, सोचा था कि इस तरह की आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा? नहीं सर, सोचा नहीं था, पर हमने अपना फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करके और इस अभिगामिनी पीक के लिए सिलेक्शन ट्रायल के लिए आए और काफ़ी अच्छा लगा, हम सिलेक्ट हुए। अगर अब अंदर हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है कि हम माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे। जी सर। भविष्य के लिए किस तरह सोचते हैं आप? भविष्य के लिए हम यही सोचते हैं कि हम अपने जूनियर्स का और अपने देशवासियों के मोटिवेशन का एक कार्य करेंगे और हमारे जो जूनियर्स जो हमें हमारे 15 लड़के लड़कियां जो आगे भविष्य में माउंट एवरेस्ट को फतेह करेगी, उनको देखते हुए उनके हौसले बुलंद हो गए। तो ये कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हौसला इनका इसलिए भी ज्यादा बुलंद है क्योंकि भविष्य में इनको माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करना है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।